Now, next topic that we are going to discuss is utilization of land. As we have discussed that land use pattern, that land is going to use for different purposes. In that context, we are going to discuss how in India land is put for different uses. It is also true for different parts of the world also. It may vary, but more or less the pattern is very much same, and this is the way how land use pattern affected. So this is, first of all, the land is put under the category of forest. It is well known fact. Then after, land not available for cultivation, means this land cannot be used for cultivation, but it doesn't mean that it is not used for any other kind. For example, barren and wasteland. What is the meaning of barren and wasteland? Barren जिसको हम लोग कहते हैं बंजर जमीन, and wasteland that cannot be used. अब यूज क्यों नहीं होगी? तो ये barren और wasteland में क्या है? ये wasteland वो हो सकती है जो marshy places है, जो हम कल्टीवेशन के पर्पस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी और पर्पस में भी नहीं कर सकते हैं. सेकेंड, लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस. नॉन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई बाग बगीचे लगा रखे, तो वो वहां पे ट्रीज हैं, वेजिटेशन कवर है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के पर्पस पे नहीं है. जैसे हाउसेस हैं, रोड्स हैं, रेलवेज है, फैक्ट्रीज है, रिवर्स है, लेक्स है, ये सारी चीजें वही है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस. तो आप घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो. तो ये वो लैंड है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. नेक्स्ट है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड. दूसरे वैसे लैंड जो कल्टीवेटेड नहीं होते हैं, जिस पे हम खेती नहीं करते हैं, लेकिन वो उपजाऊ है, लेकिन अलग पर्पस से. वो उपजाऊ किस डिस्को जोन से है? तो दूसरे पर्पसेस से. जैसे परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स. परमानेंट पॉस्चर क्या होते हैं? चारागाह, घास के मैदान. ये नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट है जो कि पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. जिस देश में परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड्स अधिक होती हैं, मीन्स कि पशुओं के लिए चारा ज़्यादा उपलब्ध है. और इंडिया जैसे जहाँ पे सबसे अधिक पशुधन है, हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक कैटल्स हैं, तो उनके लिए परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड का होना बहुत ज़रूरी है. ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करती है. नेक्स्ट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन एसए. यहाँ एनएसए का मतलब है नेट शोन एरिया. वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ एनएसए. तो यहाँ पर ट्रीज, क्रॉप्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये बाग बगीचे जिसको हमने पेड़ पौधे तो लगा रखे हैं, लेकिन वो कल्टीवेशन के रूप में यानी कि एग्रीकल्चर के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है कल्टिवेबल वेस्टलैंड available for cultivation but not used for cultivation for one reason or the other. ये कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है? कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है खेती योग्य जमीन, परंतु इसका इस्तेमाल हम खेती में नहीं कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट. तो ये वेस्टलैंड कैसे बनती है? जैसे किसी फार्म की फर्टिलिटी घट जाए, तो उसको कई बार हम लोग 2 से 5 साल तक छोड़ देते हैं नेचुरली फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए. अगर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई हो या वहाँ पे वाटर लॉगिंग लंबे समय तक रह गया हो, तो सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है. तो वो लैंड कल्टीवेशन में यूज हो सकती है, बट एट प्रेजेंट दैट लैंड इज नॉट गोइंग टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट डज इट मीन्स कल्टिवेबल वेस्टलैंड. इन एग्जामिनेशन यू मे बी आस्क्ड टू डिफाइन, यू मे बी आस्क्ड to just find out the characteristics of cultivable wasteland. So it is cultivable wasteland available for cultivation but not used for cultivation for one or the other reason. तो what was the reason? मैंने कहा कि ये उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई हो, सैलिनिटी आ गई हो, वाटर लॉगिंग हो गई हो, जिसके कारण उस लैंड को हम एट प्रेजेंट यूज नहीं कर पा रहे हैं. पहले हमने किया था लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं और बाद में भी कर सकते हैं. It is called cultivable wasteland. Next we will going to discuss few more aspects of land use pattern. Now, next part of the utilization of land is fallow land. It is a very important topic. In examination, you may be asked one question from this particular topic. Fallow land. This fallow land can be divided into 2 categories. One is current fallow, and second is
फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। अब ये करंट फैलो क्या होती है? करंट फैलो का मतलब होता है ऐसी लैंड जो हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दी है 1 और लेस देन 1 ईयर। गौर कीजिएगा, मैंने कहा 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कल्टरेबल लैंड है, ये खेती योग्य जमीन है, लेकिन हमने उस पे खेती नहीं की है एक या एक से कम एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब क्या होता है? रबी क्रॉप से अगली रबी क्रॉप तक। मतलब कि अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करें तो एक मानसून से दूसरे मानसून तक, उसको कहते हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर, जिसमें एक रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप होती है और बीच में जायद का सीजन होता है, जो हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं, तो उस एक एग्रीकल्चर ईयर में या उससे कम हो सकता है 3-4 महीने के लिए हमने वो खेती नहीं की उस जमीन पर, तो वो हमारी है करंट फैलो लैंड। और एक दूसरी कैटेगरी है फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। तो इसमें क्या होता है, गौर कीजिएगा, ये टेक्निकल चीज है कि यहाँ पे वो लैंड को हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है। कितने सालों के लिए? 1 से लेकर के 5 इयर्स के लिए, 1 से 5 साल के लिए, यानी 1 to 5 इयर्स। 5 इयर्स किसमें? एग्रीकल्चर ईयर, अनकल्टिवेटेड। फॉर व्हाट? फॉर रिटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अगेन नेचुरली, यानी प्राकृतिक तरीके से वो जमीन पुनः उपजाऊ बन जाए। तो याद रखिएगा, यू मे बी आस्क्ड द डिफरेंशिएट बिटवीन करंट फैलो एंड फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। तो दोनों में, तो करंट फैलो में लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एंड फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो मीन्स लैंड अनकल्टिवेटेड for 1 to 5 agriculture year for retaining the fertility of soil naturally। तो ये डिफरेंशिएट याद रखना है यहाँ से अंतर। नेक्स्ट है आपका नेट सोल एरिया, NSA। इसके पहले जिक्र किया था मैंने NSA का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। NSA, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की चर्चा नहीं हो रही है, ये NSA का मतलब है नेट सोल एरिया। अब नेट सोल एरिया क्या है? एरिया कल्टीवेटेड इन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी टोटल एरिया जो कल्टीवेशन के लिए मौजूद है उसमें से कितने जमीन पे हमने एक एग्रीकल्चर ईयर में हमने खेती की है। अभी मैंने समझाया था 1 एग्रीकल्चर ईयर का मतलब क्या होता है। तो उस एक एग्रीकल्चर ईयर में टोटल लैंड दैट कम्स अंडर कल्टीवेशन इज कॉल्ड नेट सोल एरिया। तो नेट सोल एरिया, इंडिया में नेट सोल एरिया का जो एवरेज है वो 46% ऑफ कल्टीवेशन, जो कल्टीवेबल लैंड है, दैट कम्स अंडर द नेट सोल एरिया, यानी कि लगभग 46% जो लैंड हमारे पास उपलब्ध है वो नेट सोल एरिया के अंदर हम कवर करते हैं हर साल, जबकि वर्ल्ड एवरेज 32% ही है। तो इस सिनेरियो में इंडिया इज हैविंग माइलेज, मींस कि हम अधिक जमीन पे खेती करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, नेट सोल एरिया के साथ आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया, GCA या GSA। C फॉर क्रॉप्ड, A फॉर एरिया, G फॉर ग्रॉस। यहां थी ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया। अब ये क्या होती है ग्रॉस सोन एरिया? इस ग्रॉस सोन एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ग्रॉस सोन एरिया को डिफाइन करने का तरीका होता है कि नेट सोन एरिया, यानी नेट सोन एरिया प्लस एरिया, नेट सोन एरिया प्लस एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वंस इन अ ईयर। यानी ध्यान रखिएगा, अगर ये दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। इसको मैं ग्रॉस सोन एरिया, तो इसके लिए क्या करते हैं ग्रॉस सोन एरिया के लिए कि नेट सोन एरिया के साथ प्लस करते हैं हम लोग एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वंस इन अ ईयर। यानी कि हमने नेट सोन एरिया तो हुआ, उस एरिया का कितना भाग हम दोबारा कर पाते हैं, कितनी
जमीन को दोबारा हम ये रीयूज कर पाते हैं, यानी नेट सोन एरिया प्लस एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वंस, जब हम दोनों को सम अप करते हैं तो वो हो जाती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी डिफरेंस पूछता है कि नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया में क्या अंतर है। तो नेट सोन एरिया में एरिया कल्टीवेटेड वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया, और ग्रॉस सोन एरिया में नेट सोन एरिया प्लस वो एरिया जो मोर देन वंस कल्टीवेटेड होती है। जैसे कि कुछ जमीन पे क्या होती है कि आप 2 से 3 फसल ले लेते हैं, तो 2 से 3 फसल लेते हैं तो वहां पे क्या हो गया कि वो एरिया रीयूज हो गई, यानी फिर से इस्तेमाल हो गई एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन सारे एरिया को आप फिर से एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया है कि ओवरऑल एक साल में कितनी जमीन, और ग्रॉस सोन एरिया में कि उस जमीन का कितना भाग फिर दोबारा यूज हुआ, दोनों को मिला करके होता है वो ग्रॉस सेल एरिया। Now students, we have just gone through the different dimensions of land use pattern in India. So now through this particular pie chart, I am trying to show you how land in India has been put in different heads. As you can see, 46% of land in India comes under NSA. NSA means net sown area, and then after 14% of total land is not available for cultivation. This land is not available for cultivation. This land is used for different purposes. 23% of land comes under the forest cover. Even though it is 43% seems to be very good, but still we have to grow more and more forest cover, because as per the standard, nearly 33% of the total land area must be covered under forest. So still we are lag behind. Our government is working on it. Then after 9% is other cultivated land excluding fallow land. ये other जो cultivated land है इसमें excluding fallow land है, excluding मतलब fallow land को छोड़ करके यहाँ पे, और यहाँ 8% जो total land है वो fallow land है। ये याद रखिएगा, ये fallow land जो है ये हमारी कौन सी लैंड है, तो ये करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो, ये दोनों इसमें शामिल है। देखिए ये कल्चरेबल लैंड है, ये कल्चरेबल लैंड को हम यूज करते हैं, लेकिन आपने पढ़ा करंट फेलो में कि एरिया दैट इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, और करंट फेलो के अलावा एरिया मतलब है फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो, जिसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एरिया अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years, हमने उस जमीन को छोड़ दी फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए। तो ये चार्ट अगर आपको दिमाग में है, ये आपके ध्यान में अगर रहेगी तो आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फेलो लैंड और करंट फेलो लैंड में फेलो लैंड और फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो में डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, एनएसए और जीएसए या जो कहते हैं ग्रॉस शोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, उसके विषय में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड में कौन कौन सी कवर आती है, कौन कौन से यूजेस आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन डिफरेंट हेड्स।